हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेस चल रही है और आज हम लोग ब्रिटिश कंपनी का जो आगमन होता है, यूरोपियों का जो आगमन होता है, उसमें ब्रिटिश कंपनी के आगमन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटिश कंपनी की स्थापना भारत में कब होती है और ब्रिटिश कंपनी का स्थापना इंग्लैंड में कब होता है। इस सब बातों को जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखिए ये हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। कब? देखिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन में, कहा? ब्रिटेन में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। भारत में नहीं, ब्रिटेन में होता है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना महारानी एलिजाबेथ के नेतृत्व में ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, एक कंपनी था, इसमें नाम में होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कंपनी था तो नॉर्मल बात है, एक प्राइवेट संस्था का था। जब इसकी स्थापना हुई थी तो बहुत सारे हितधारक थे, आपस में मिलकर पैसा पूंजी लगाकर इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया। और महारानी ने इस कंपनी को ईस्ट के देशों में, जैसे इंडिया, जो हमारे ईस्ट वेस्टर्न कंट्रीज जो है, ईस्टर्न कंट्रीज हम लोग का है, ठीक है, हम लोग को पूर्वी क्षेत्र में आते हैं, हम लोग इसी विश्व का मैप में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को होता है। तो वहां की महारानी ने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए एक अधिकार दिया कि जाइए आप लोग, ब्रिटेन से आप लोग की कंपनी ही भारत जैसे देशों में आसपास में इतिहास, भारत जैसे आसपास के जो देश थे उसमें अधिकार दिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ ने कहा कि देखिए आप लोगों को 15 वर्षों का अधिकार दिया जाएगा। कितने साल? तब 15 वर्ष। आप लोग 15 वर्ष तक जाकर एकाधिकार के साथ, एकाधिकार का मतलब होता है कि जैसे इस कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मिला कि आप लोग जाइए और 15 वर्षों तक आप लोग भारत में अपना व्यापार फैलाइए। भारत में और भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं वहाँ जाइए और अपने व्यापार को विस्तार कीजिए, व्यापार को फैलाइए। और दूसरा कोई कंपनी नहीं जाएगा वहाँ व्यापार करने के लिए, यूरोप से नहीं, सिर्फ ब्रिटेन से कोई और कंपनी नहीं जाएगी वहाँ व्यापार करने के लिए। आप लोग को एक अधिकार दिया जाता है कि आप लोग जाइए, बस आप ही लोग का व्यापार चलेगा वहाँ पे। इस कंपनी को 15 वर्ष के लिए, देखिए इस कंपनी को 15 वर्ष के लिए एक अधिकार दिया गया कि आप लोग जाइए ब्रिटेन कंपनी थी कि आप लोग जाइए और वहाँ पे मतलब इन ईस्टर्न कंट्रीज में, भारत में जाइए, आप लोग व्यापार कीजिए एक अधिकार के साथ। लेकिन बात ये होता है, जब ये कंपनी 1608 ईस्वी, 1608 में कंपनी कहाँ थी? भारत। 1608 में जो व्यापारिक मंडल था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक मंडल 1608 ईस्वी में भारत पहुंचता है और भारत में इसका कारखाना, अपना प्रथम कारखाना सूरत में स्थापित किया। बात है 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना सूरत में स्थापित हुआ।
ये कंपनी मूल रूप से व्यवसाय क्या व्यापार करना चाहती थी? ये कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये मसालों का व्यापार करना चाहती थी। आई थी अपना व्यापार करने, सूती वस्त्र का व्यापार हो गया, ये सारी जो व्यापार था, मसाला का व्यापार, सूती वस्त्र का व्यापार, इस सब व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कैप्टन हॉकिंस, एक व्यक्ति थे कैप्टन हॉकिंस। जो ये कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक मंडल था, जो भारत आया, वो किसके किसके अध्यक्षता में आया? तो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक मंडल था, वो भारत पहुंचता है। भारत के सूरत में इस कंपनी का प्रथम कारखाना स्थापित होता है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, कारखाना का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ फैक्ट्री का स्थापना, ये बिल्कुल नहीं होता है। कारखाना का मतलब होता है गोदाम, जिसमें सामान, पूरे भारत से सामान खरीदते थे, लाकर वहां रखते थे और फिर उस सामान को यूरोप ले जाते थे। ठीक है, लेकिन देखिए 1609 ईस्वी जो ब्रिटेन के जो राजकुमार थे, ब्रिटेन के सम्राट थे, जेम्स फॉल्ट, उनका नाम था क्या? जेम्स फॉल्ट। जेम्स फॉल्ट 1608 में इसका स्थापना होता है सूरत में। ठीक है, इस कंपनी का। और जस्ट इसके एक वर्ष बाद 1609 ईस्वी में जो ब्रिटेन की जो एक तो महारानी एलिजाबेथ थी और जो वहाँ का सम्राट थे, वहाँ के जो राजा थे, वो थे जेम्स फॉल्ट ने इस कंपनी को अनिश्चित काल के लिए, ध्यान से सुनिएगा, जेम्स फॉल्ट ने इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए भारत में व्यापार करने का अधिकार दे दिया कि आप लोग इस कंपनी के अधिवेशन के एक पत्र के माध्यम से प्रमाणित किया, एक शाही फरमान जारी किया और कहा कि आप लोग जाइए और आप लोग अनिश्चित काल के लिए एक अधिकार के साथ भारत में व्यापार कर सकते हैं। जेम्स फॉल्ट 1609 ईस्वी में जेम्स फॉल्ट ने इस कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापार का एक अधिकार दे दिया, आप लोग जाइए और व्यापार कीजिए। 98 ईस्वी में 1698 कंपनी का व्यापार तो बढ़ता गया। बात आई 1698 ईस्वी में। 1698 में इनका व्यापार पूरे भारत पर, जैसे पूरा जो भारत का क्षेत्र हो गया, उस टाइम इनका व्यापार यहाँ भी था। देखिए बंगाल और प्रांत का व्यापार कर रहे थे, जो बंगाल का प्रांत है। ठीक है, तो 1698 ईस्वी, कितना? 1698 ईस्वी में बंगाल का जो उस टाइम सूबेदार जो बंगाल का उस टाइम जो मुगल राज्य द्वारा जो वहाँ पे जो एक सूबेदार नियुक्त किया गया था, उस सूबेदार ने यहाँ पे कंपनी को 3 प्रांत कंपनी को दे दिए। 3 प्रांत क्या किए? तो सूबेदार जो थे बंगाल के जो सूबेदार थे, कंपनी को 3 प्रांत मुफ्त में दे दिए कि ले जाइए, आप लोग अपने नेतृत्व में इस प्रांत का आप लोग व्यापार कीजिए। जो पहला प्रांत था वो था गोविंदपुर। जो दूसरा प्रांत था वो था कलिकट। जो तीसरा प्रांत था वो था सुतोनती। देखिए पहला प्रांत था गोविंदपुर, दूसरा प्रांत था कलिकट और तीसरा प्रांत था सुतोनती। जो 3 प्रांत आप देख रहे हैं, जो बंगाल का प्रांत था, ये तीनों प्रांत को, जो तीनों बंगाल के प्रांत थे, तीनों प्रांत को यहाँ के जो सूबेदार थे, उस सूबेदार ने कंपनी को दे दी। तीनों प्रांत, जो गोविंदपुर था, कलिकट था और सुतोनती जो तीनों प्रांत थे, ये कंपनी को दे दी कि इस प्रांत पे आप
कंपनी, आप लोग व्यापार कीजिए और ये प्रांत आपका हुआ। देखिए बात ये होती है, जो तीनों प्रांत हैं, देखिए जो तीनों प्रांत था, इसने जो बंगाल के शासक थे, बंगाल के जो सूबेदार थे, उन्होंने गोविंदपुर, कालीकट और सुतुमती को कंपनी को दे दिया। कंपनी का उस टाइम जो गवर्नर थे, उनका नाम था चार्ली, उनका नाम था मिस्टर चार्नोक थे, मिस्टर चार्नोक। इन्होंने क्या किए, इस तीनों प्रांत को, जो तीनों प्रांत हैं, जो तीनों प्रांत आप देख रहे हैं, गोविंदपुर, कालीकट और सुतुमती का प्रांत है, ये तीनों प्रांत को मिलाकर फोर्ट विलियम का स्थापना किया। फोर्ट इन्होंने क्या किए, जो तीनों प्रांत थे, ये तीनों प्रांत को मिलाकर फोर्ट विलियम की स्थापना किया, जिसका ही नाम पड़ा कलकत्ता। वही प्रांत, ये वही क्षेत्र है जिसको कलकत्ता, कोलकाता और फोर्ट विलियम भी कहा जाता है। उस टाइम इसको फोर्ट विलियम कहा जाता था, फोर्ट विलियम। ठीक है, ये प्रांत था, इन्होंने चार्नोक को दे दिया। चार्नोक आप ले जाइए इस प्रांत को। इसने क्या किया, इस पर अपना केंद्र स्थापित कर लिया, व्यापारी केंद्र स्थापित कर लिया, और कोई प्रांत को मिलाकर फोर्ट विलियम, कलकत्ता का स्थापना हो गया, चार्नोक ने की। लेकिन इसका जो प्रथम प्रेसिडेंट बने, जो प्रथम प्रेसिडेंट, इस फोर्ट विलियम का जो प्रथम अध्यक्ष थे, उनका नाम था एयर, जॉर्ज एयर। क्या नाम था उनका, जॉर्ज एयर। जो फोर्ट विलियम देख रहे हैं, ये फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की, जो फोर्ट विलियम कलकत्ता है, इसकी स्थापना चार्नोक ने की, और फोर्ट विलियम कलकत्ता का प्रथम प्रेसिडेंट जॉर्ज एयर बना। कौन था, जॉर्ज एयर, जॉर्ज एयर इसका नाम था। इसको प्रथम प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, प्रथम, देखिए 1717 ईस्वी में जो भारत के 1717 ईस्वी में भारत के जो मुगल सम्राट थे, मुगल काल चल रहा था, मुगल सम्राट थे, उनका नाम फारूक सीगर। देखिए फारूक सीगर 1717 ईस्वी में जो फारूक सीगर थे, मुगल सम्राट थे, उन्होंने कंपनी को 3000 रुपया वार्षिक के दर पे कंपनी को पूरे भारत में कर मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया। ठीक है, कंपनी आप मुझे 3000 रुपया, 3000 जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन फारूक सीगर से एक फरमान हुआ, एक बात हुई, और बाद में फारूक सीगर ने 3000 रुपया वार्षिक के दर पे कर मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया कि आप पूरे भारत में कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं, आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई कर नहीं लगेगा, लेकिन आपको 3000 रुपया देना है, 3000 रुपया देना है, 3000 रुपया सलीना देना है। ठीक है, देखिए तो इसके बाद से 1717 होता है, और 17 आपको पता होगा कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से मुगल साम्राज्य था, वो अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था, कोई अस्थायी शासक नहीं बन पा रहा था, और कोई उतना शक्तिशाली कोई शासक नहीं था जो मुगल साम्राज्य को फिर बनाए रख सके। इसीलिए 1717 ईस्वी में फारूक सीगर जो मुगल साम्राज्य में मुगल शासक थे, उन्होंने 3000 रुपया सलीना के दर पे 3000 रुपया सलीना के दर पे कंपनी को अधिकार दे दिया कि आप लोग कर मुक्त भारत में व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के बाद अगर कहानी आगे बढ़ती है तो देखा जाए तो 1757 की प्लासी की लड़ाई होता है, 57 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद से ही बंगाल का वर्चस्व, उसके बाद ही अंग्रेजों का वर्चस्व बंगाल को बढ़ना स्टार्ट हुआ, और 1764 के जो बक्सर के युद्ध के बाद 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद ही कंफर्म ही हो गया था कि अब बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में चला गया। ठीक है, तो देखिए ये हो गया कहानी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे उसकी सत्ता का स्थापना हुआ।
ठीक है। और पढ़ना है हम लोग को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो विस्तार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत के छोटे छोटे क्षेत्रों, छोटे छोटे साम्राज्यों को अपने अधिपत्य में लाती है और कैसे अपने अपने साम्राज्य को काफी पूरे भारत में फैलाती है। इस सब पढ़ेंगे, ये सब अलग एक टॉपिक बनाकर हम लोग एक एक करके देखेंगे। और अभी फिलहाल में जो छोटे छोटे दो और कंपनी के बारे में पढ़ना है उसको हम लोग देख लेते हैं, जिसमें एक है डेनिश कंपनी और एक है फ्रांसीसी कंपनी। डेनिश और फ्रांसीसी कंपनी के देखने के बाद हम लोग इसी के बाद से 1857 की क्रांति देखेंगे, 1757 ईस्वी की जो प्लासी की लड़ाई वो देखेंगे, और फिर इसकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में कैसे वर्चस्व स्थापित हो इसके बारे में एक एक करके आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बात आती है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। देखिए, एक छोटी सी कंपनी थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में तो आई लेकिन अपना व्यापार, अपना कारोबार का विस्तार नहीं कर पाई और उसको अपना पूरा सारा संपत्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर वापस जाना पड़ा। ठीक है, तो बात आती है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए 1616 ईस्वी में इस कंपनी का स्थापना होता है डेनमार्क में। 1616 ईस्वी में इस कंपनी का स्थापना होता है डेनमार्क में। डेनमार्क में इस कंपनी का भी अपने कारोबार को फैलाने के लिए, भारत में कारोबार को बढ़ाने के लिए कंपनी भारत भी आती है और भारत में जिसका प्रथम कारखाना स्थापित होता है तो कहाँ होता है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इस कंपनी का कारखाना स्थापित होता है और कंपनी अपना व्यापार को बढ़ाती है। लेकिन यहाँ कंपनी का व्यापार बढ़ नहीं पाता क्योंकि यहाँ पे पहले से ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले से ही इसके पहले से ही ब्रिटिश कंपनियों का भारत में आगमन हो चुका था, जिसके कारण एक कंपनी अपना जो कंपनी थी, डेनमार्क की कंपनी थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अपना व्यापार को भारत में विस्तृत नहीं कर पाई और अंततः अपनी सारी संपत्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर वापस चली गई। इस कंपनी से व्यापार हो नहीं पाया। यहाँ की जो रणनीति थी, यहाँ की जो दुविधा थी, जो भारत की जो उस टाइम राजनीति चल रही थी, उस राजनीति में कंपनी टिक नहीं पाई और ये कंपनी अंततः अपनी सारी संपत्ति बेचकर, ये कंपनी जो थी अपनी सारी संपत्ति बेच ईस्ट इंडिया कंपनी से बेचकर वापस चली गई। ठीक है, इस कंपनी के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना जानकारी होनी चाहिए। और इसके बाद हम लोग को फ्रांसीसी कंपनी के बारे में देखना है, जो काफ़ी सुदृढ़ कंपनी थी और भारत में टिकी भी। इस कंपनी के बारे में जानना है। ठीक है, इसको फ्रांसीसी देखिए, जो फ्रांसीसी कंपनी थी इसका स्थापना 1664 ईस्वी में होता है। जो फ्रांसीसी कंपनी थी इसका स्थापना 1664 ईस्वी में फ्रांस में होता है। देखिए, इस कंपनी का जो फ्रांसीसी कंपनी थी इसका स्थापना 1664 ईस्वी में फ्रांस में लुई 14वां के नेतृत्व में। जो ये फ्रांसीसी कंपनी थी 1664 ईस्वी में इसका स्थापना होता है। लुई 14वां के नेतृत्व में इसका स्थापना होता है फ्रांस में। लुई 14वां 1659 ईस्वी में, देखिए 1668 ईस्वी में इस कंपनी का जो व्यापारिक केंद्र है, एक कंपनी भारत आती है। 1664 में इसका स्थापना होता है फ्रांस में लुई 14वां के नेतृत्व में, और 1668 ईस्वी में कंपनी जो है फ्रांसीसी कंपनी वो भारत आती है। भारत में इसका जो स्थापना होता है
सूरत में। इसका प्रथम कारखाना सूरत में स्थापित होता है, याद कीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम कारखाना भी सूरत में ही स्थापित होता है, और जो फ्रांसीसी कंपनी है इसका भी कारखाना सूरत में स्थापित होता है 1668 ईस्वी में। जो प्रथम इस कंपनी का जो प्रथम वायसराय था, इस कंपनी का जो प्रथम वायसराय था, कंपनी का प्रथम वायसराय या गवर्नर के कंपनी का जो प्रथम वायसराय या गवर्नर था उसका नाम था डुप्ले। माना जाता है कि आगे चलकर जो क्लाइव ने जो नीतियां अपनाई, जो क्लाइव की जो नीतियां थी, वह नीति सबसे पहले डुप्ले ने लागू की थी। डुप्ले क्या नीति बारे में जानेंगे। देखिए, डुप्ले मानता था अगर यहाँ पे शासन करना है, डुप्ले का मानना था अगर अपने कंपनी को इस भारत जैसे क्षेत्र में स्थापित करना है और यहाँ से धन को लूटना है, भारत जैसे क्षेत्र से धन को लूट कर विदेश ले जाना है, यूरोप ले जाना है, तो सबसे पहले जरूरी है कि यहाँ की एकता को भंग करना, षड्यंत्र के माध्यम से एकता को भंग करना, और भंग करके आप अपना शक्ति को मजबूत करना। तो डुप्ले ने जैसे बाद में क्लाइव ने जो नीति लागू की, वो सबसे प्रथम बार वह नीति डुप्ले ने लागू की थी। विरोधी को तोड़ने की नीति, जैसे बंगाल में षड्यंत्र के माध्यम से क्लाइव ने वहां अपनी सत्ता स्थापित की, वह नीति पहले डुप्ले ने लाया था। डुप्ले की नीति थी जो काफी प्रभावशाली गवर्नर था, फ्रांसीसी कंपनी का, जो प्रथम वायसराय या गवर्नर के डुप्ले था। इसके बाद देखिए, जो कंपनी व्यापार करती है तो उनमें विवाद तो होता है, विवाद तो बढ़ते जाते हैं। जब कंपनी का व्यापार करता है तो विवाद होते हैं, विवाद होता है तो युद्ध भी होता है। तो फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 3 युद्ध हुए। युद्ध कितने हुए? 3। फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध में व्यापार की वजह से आपसी टकराव के कारण 3 युद्ध हुए। और 3 युद्ध कौन कौन थे? देखिए, ये तीनों युद्ध को कर्नाटक का युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो तीनों युद्ध है, तो प्रथम वायसराय डुप्ले था, और जो इस कंपनी का स्थापना के बाद जो व्यापारिक झगड़े में, जो व्यापारिक तनाव में जो युद्ध हुए, जो व्यापारिक अपने वर्चस्व का स्थापित करने के कारण जो युद्ध हुए, उन तीन युद्धों को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इतिहास में इसका नाम है कर्नाटक युद्ध। जो 3 युद्ध हुए है कि 1760 ईस्वी में वाननिवास के युद्ध में फ्रांसीसियों का हार होता है। जो 3 लड़ाई हुई, कर्नाटक की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, और अंततः 1760 ईस्वी में वाननिवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई और ब्रिटिश कंपनी का वर्चस्व स्थापित हो गया। जो अंततः एक जो फ्रांसीसी इसका मुकाबला कर रहा था, वो भी अंततः हार गया, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता उस टाइम काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। क्योंकि उस ब्रिटिश सत्ता का जो सैन्य हथियार खरीदने का जो पैसा है वो बंगाल से आता था, यूरोप से नहीं आता था, जिसके कारण और उस पैसे से, उस धन से इन्होंने 1760 ईस्वी में वाननिवास के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी को पराजित किया, और फ्रांसीसी उसके बाद उसका कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है, देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि डेनिश कंपनी कैसे भारत में डेनिश कंपनी का आगमन होता है। भारत में डेनिश कंपनी कैसे आती है और कैसे अपने व्यापार को फैलाए बिना, अपने व्यापार का विस्तार किए बिना, और अंततः अंग्रेजों से अपने पूरी संपत्ति बेचकर वापस चली जाती है। इस कंपनी के बारे में हमने जाना। उसके बाद हम लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बारे में देखा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे उसका स्थापित हुआ। और इसके बाद हम लोग फ्रांसीसी कंपनी के बारे में देखे हैं कि फ्रांसीसी कंपनी जो भारत में आती है तो कहाँ उसका व्यापारिक केंद्र स्थापित होता है।
फ्रांसीसी कंपनी भारत में आती है तो कौन कौन लड़ाइयाँ उनको झेलनी पड़ती है। अंततः 1760 ईस्वी में वानडिवास की लड़ाई में वो कंपनी हार जाती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व स्थापित होता है। ये कंपनी की सत्ता का सफाया हो जाता है। तो ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, कैसे उन्होंने बंगाल को अपने कब्जे में लिया, कैसे उन्होंने मैसूर को अपने कब्जे में लिया और धीरे धीरे करके भारत के पूरे क्षेत्र पर कैसे उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया, उनकी कौन कौन सी नीतियाँ थी, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज इतना ही और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।